हम इस बात को जानते हैं कि आप दिल थामे इंतजार कर रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश की तस्वीर आखिर क्या बोल रही है और कुछ अप्रत्याशित होने वाला है एबीपी न्यूज के इस ओपिनियन पोल में, क्योंकि जो तस्वीर सामने आने वाली है वो आज तक एक पार्टी की निगाह से कभी नहीं हुआ। क्या है ये पूरी तस्वीर, सीधे रुख करना चाहेंगे नेहा का। बड़ी तस्वीर क्या कहती है? जो राज्य हैं 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वहां देश की जनता क्या मूड बता रही है ये देखिए। 543 सीटें और बड़ी तस्वीर कह रही है 226 सीटें एनडीए के पास। आपको बता दें इसमें 210 बीजेपी की अपनी सीटें और बाकी साथियों की। यूपीए को भारी नुकसान हो रहा है, 101 पे सिमट रही है यूपीए और इसमें 81 सीटें कांग्रेस अपने दम पर ला पा रही है। लेफ्ट को 30 सीटें और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं अन्य, उनके खाते में 186 सीट। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि एनडीए को 226 का आंकड़ा जो है ये हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से मिल रहा है और यूपीए इस रेस में बहुत पीछे छूट रही है। वोट शेयर क्या कहता है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एनडीए को 31% वोट शेयर मिल रहा है इन सीटों के हिसाब से। यूपीए को 23% वोट शेयर, लेफ्ट के खाते में 5% वोट शेयर और अन्य जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं उन्हें 41% वोट शेयर, अगर सीटों को वोट शेयर में तब्दील करें। देश के इस ओपिनियन पोल में हम आपको बता देते हैं कि रीजन वाइज क्या तस्वीर है। अगर पूर्वी भारत की बात करें, एनडीए को कुल मिलाकर के 142 सीटें हैं पूर्वी भारत की और 43 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। यूपीए को महज 22, लेफ्ट को 17 और अन्य को 60। पश्चिम भारत की बात करें, 82 सीटें एनडीए के खाते में, यूपीए को 28, लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य 6। कुल यहां पे सीटें 116। उत्तर भारत की कुल सीटें 151, एनडीए को यहां पर 82 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है उत्तर भारत में। यूपीए को 25, लेफ्ट को 0, अन्य के खाते में 44 और दक्षिण में 134 सीटों में यूपीए आगे है, एनडीए पीछे। लेकिन बाकी जगह तस्वीर बिल्कुल अलग। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है ये दिलचस्प है। देखिए दिल्ली में 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, लेकिन इसके अलावा और जगह हालत बहुत अच्छी नहीं है। यूपी में 2 सीटें केवल, हरियाणा में 1, चंडीगढ़ में 1, महाराष्ट्र में 1, कुल मिलाकर 11 सीटें सर्वे के हिसाब से देश भर में आम आदमी पार्टी को मिल रही है। पीएम पद की पहली पसंद कौन? नरेंद्र मोदी सबको पीछे छोड़ रहे हैं। यहाँ 53% लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। राहुल गांधी के लिए 15% लोग अपना वोट डालने को तैयार है और अरविंद केजरीवाल के लिए महज 5%। इस रेस में अरविंद केजरीवाल 3 नंबर पे आ गए हैं। बड़ी बात है इस पोल की क्या रही? देश भर में मोदी की लहर है, ये साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए बहुत आगे है 226 सीटों के साथ और यूपीए बहुत पीछे 101 सीट के साथ। दिल्ली को छोड़कर देश में आम आदमी पार्टी का असर नहीं दिख रहा। 11 सीटों में से 6 सीटें सिर्फ दिल्ली से आ रही हैं और बाकी जगह कहीं असर नहीं है। रुक करूंगी आपका अभिसार, ये साफ है यहाँ पर कि एनडीए बहुत आगे है और मुकाबला करना यूपीए के लिए बेहद मुश्किल है। शुक्रिया नेहा। और इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि खुद बीजेपी को 210 सीटें मिल रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था अप्रत्याशित है। कम से कम इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस वक्त नरेंद्र मोदी का मुकाम अटल बिहारी वाजपेयी से ऊपर हो गया है, कम से कम ओपिनियन पोल। हम ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत की तस्वीर बदलेगी, आम आदमी पार्टी सक्रिय होगी, नए गठबंधन बनेंगे, हो सकता है यह तस्वीर बदल जाए। तमाम मेहमानों का मैं आपका परिचय करा दूं। जनता दल यूनाइटेड से केसी त्यागी, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे और यहां स्टूडियोज में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली और साथ ही कांग्रेस समर्थक शहजाद। आप सबका स्वागत है। अब हम सीधे सवाल यहां पर करना चाहेंगे। नलिन, सबसे पहले 226 सीटें, मगर 1999 वाली एनडीए नहीं है जब आपके पास ढेरों सहयोगी थे, शिवसेना, जनता दल, बीजू जनता दल, डीएमके, तमाम चीजें। बड़ा सवाल यहां पर ये 226 है, अभी भी आप पीछे हैं 271, 272 के आंकड़े से। ये बाकी कहां से आएंगे? 3-4 यहाँ विषय हैं अभिसार जी। पहली बात, आप बार बार कह रहे हैं मोदी जी की लहर। मैं मानता हूँ ये हवा है, अभी लहर तो आनी बाकी है। अभी तो चुनावी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और चुनावी प्रक्रिया अभी 2-3 महीने हैं हाथ पे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, भूल रहे हैं कि हमारे 182 और 183 सीटें जब आई थी 98 और 99 में, तो हमारे साथ काफी दल जुड़ गए थे। 99 तो स्वाभाविक है, जो जुड़े हुए थे साथ ही लड़े हमारे। तो अभी आप 210 दे रहे हैं, तो 182-83 को बहुत ऊपर पार करते हुए जब निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में ही बहुत सांकेतिक है। और इस विषय के बारे में तो मुझे लगता है सरकार बनने की चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी बड़ी तस्वीर की जो हम बात करें तो इसमें क्या है? बड़ी तस्वीर में यह है कि कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई है, ये है। मूड जरूर दर्शा रहा है और अगर हम अपने राज्यों के चुनाव के नतीजों को भी देखें तो लगभग ये कंटिन्यूअल दिख रहा है। एक और बड़ी तस्वीर मैंने आपको बताई कि नरेंद्र मोदी का मुकाम
कम से कम ये ओपिनियन पोल बता रहा है कि वाजपेयी से ऊपर उठ चुका है। तो ये अपने आप में क्या संकेत और क्या इसका महत्व है आपकी निगाह से? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक बात पार्टी के अंदर अगर आप उसकी तरफ संकेत करें तो मैं सहमत नहीं हूं। पार्टी के लिए गर्व की बात होती है जब कोई भी नेता है। अटल जी के लिए मैं मानता हूं, पार्टी क्यों, देश में बहुत इज्जत है। उनकी जो पर्सनैलिटी और जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, ये भाजपा ही क्यों, अन्य दलों में भी और देश में भी कोने कोने में पहचाना जाता है। सवाल यहां पर शहजाद, बहुमत के आंकड़े से एनडीए पीछे, कम से कम ओपिनियन हम ये मान रहे हैं कि ये तस्वीर बदलेगी बाद में जाकर, मगर बड़ा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक स्वीकार्यता में पिछड़ जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए, तब से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बन गई है नेशनली डिक्लाइनिंग अलायंस। इनकी अभी अलायंस क्या है मुझे तो नहीं पता, 2-3 पार्टी है, 1-2 पार्टी है शायद, बीजेपी और अकाली और शिवसेना, तो ये 3 पार्टी को अभी अलायंस मानते हैं। दूसरी बात ये है कि ये वाजपेयी जी और ये लोग, इनकी बड़ी इज्जत है, इतनी इज्जत है कि वाजपेयी जी के ही रिश्तेदारों को बीजेपी छोड़नी पड़ी मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद, इतनी उनकी इज्जत होती है पार्टी में। और जहाँ तक बात है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में जो इम्प्लोजन हुआ है इनके अनाउंस होने के बाद, पहले ये वो तो इतिहास है, मगर यहाँ तो ये है ना कि राहुल गांधी जी की भी इतनी इज्जत है कि इतने साथी होने के बावजूद शून्य बटा सन्नाटा। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को एकत्र करके चुनाव लड़ ले, फिर उसके बाद जब सीटें आए तब ये अलायंस बनाने की कोशिश करे। ये सबसे विचित्र बात है, जब से आप दिखा रहे हैं कि एनडीए भाजपा बढ़ रही है तो कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो भाजपा पे एक्सपर्ट हो गए। मुझे लगता है उनको अपने इतिहास की, अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता करें, क्योंकि इतिहास बनने की प्रक्रिया में, इतिहास बनने की कुछ और एक्सपर्ट्स हैं। केसी त्यागी साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यहां पर, कल जब हमने बिहार का ओपिनियन पोल किया था तो उसमें यह बात स्पष्ट भर कर आई थी कि मुसलमानों की पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल है। तो जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार का मोहभंग हुआ था बीजेपी से, एनडीए से, कम वो कारण यहां पर मुकम्मल होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आप मानेंगे कि गलती थी नीतीश कुमार की? क्योंकि अभी भी मुसलमान की जो पहली पसंद है वो आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड नहीं। जिस समय हमने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया था, जहां उस दिन थे और उसी मुकाम पर हम आज हैं कि श्री नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए। आपके ही बताए आंकड़ों पर मैं अगर विश्वास करूं तो बिहार के 65% मतदाताओं ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताए हैं। अगर मैं आपके आंकड़ों पर यकीन करूं तो 55% मतदाताओं ने कहा है कि हम उनको दोबारा वापस सत्ता में लेकर आएंगे। अगर सरकारी और गैर सरकारी जितने भी हुए हैं आंकड़े इकट्ठे, उसके हिसाब से 3 बार उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का इनाम मिला है। तो ये सारे आंकड़े एक तरफ हैं और वोटें जो हैं वो जारी हैं कि दूसरी तरफ। तो मगर त्यागी साहब, बड़ी तस्वीर ये है, त्यागी साहब, बड़ी तस्वीर ये है कि आप सिंगल डिजिट में सिमट रहे हैं। मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल था, जो मुस्लिम फैक्टर था जिसके चलते आपका मोहभंग हुआ, वो आपको समर्थन नहीं दे रहा है हमारे आंकड़ों के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से। मैं आपके इस वक्तव्य से असहमत नहीं करता, आपकी सोच को भी रिजेक्ट करता हूं कि हमने मुसलमानों के लिए गठबंधन तोड़ा था। 2002 के दंगों में हमारे नेता उस समय के श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म नहीं ठीक से निभा रहे हैं, इसके लिए उनको कहा था, वही बात हमने कही थी। और जो राजधर्म है, नहीं राजधर्म आपको याद आते आते आपको नहीं, राजधर्म याद आते आते आपको 12 साल यहां पर लग गए, क्यों? मुझे लगता है कि त्यागी जी आज अटल जी को अपना नेता के नाम में रूके उनको कोट कर रहे हैं, लेकिन शायद नीतीश जी के 2003 और 2004, 2002 के भी बयानों को वो शायद भूल रहे हैं। नीतीश जी ने बड़े स्पष्ट रूप से मोदी जी की तारीफ की थी। और मैं सर पूरी बात कर लूं, फिर आप स्पष्टीकरण जरूर कह दीजिएगा सर। और जहां तक है, फिर उसके लिए कहते हैं कि नहीं, एक मुख्यमंत्री और करे। उन्होंने फिर ये भी कहा था, रेलवे जो साबरमती एक्सप्रेस में जो हुआ था गोधरा कांड, उस पर भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा। मुझे लगता है कई लोग, हम इतिहास में जाए, हम जरा भविष्य की बात करें। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हमारे साथ हैं। त्यागी साहब, मैं बात में पूरी नहीं समाप्त हुई है, चलिए संक्षिप्त में बोलिए। मेरी बात ठीक है त्यागी साहब, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। आपने पूरी नहीं सुनी, ठीक है, संक्षिप्त में बात है। हाँ, अब
आप संक्षिप्त में पूरी कीजिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता दल यू से बात करते हुए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमने गठबंधन मुस्लिम वोटों के लिए नहीं छोड़ा था। ये जो आपका माइंड सेट है इसको आप दुरुस्त कीजिए। धर्मनिरपेक्षता खाली मुस्लिम वोटों के लिए नहीं होती है। महात्मा गांधी से लेकर के और हम तक ये जो लंबा इतिहास है धर्मनिरपेक्षता का, महात्मा गांधी को कौन सी वोट चाहिए थी? वो एक हिंदू सांप्रदायिक के हाथों मर गए। ये तर्क आपके बिल्कुल ऐसे हैं जो माइंड सेट वही आपका बना रहा है। दार्शनिक हो रहे हैं नरेंद्र मोदी ने 400 ले आएंगे, 300 ले आएंगे। सवाल यहाँ पर मैं हूं दार्शनिक। नहीं, आप संभवतः इस बात को कोई हजम इसलिए नहीं करेगा। सुधींद्र भदौरिया, आपसे मैं जानना चाहता हूं, कल उत्तर प्रदेश का भी जो हमारे सामने सूरत हाल था, बहन जी काफी पिछड़ती नजर आ रही हैं, मायावती बहुत पिछड़ती नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी में क्या कमी है? देखिए, इस समय जितने भी चैनल्स हैं उनमें नेल्सन का एक सर्वे है, CSDS का एक सर्वे है, सी वोटर का एक सर्वे है, और सारे सर्वे एक दूसरे से सहमत नहीं है और अपना अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने अलग अलग नतीजे भी ला रहे हैं। जहां तक नेल्सन का सर्वे का सवाल है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कभी भी महत्व नहीं दिया। जब हमारी अकेले की सरकार बनी उस समय भी नहीं दिया, और पिछली बार जब हम 2012 में चुनाव में सरकार नहीं बना पाए तब भी हमें ये 20% वोट दे रहे थे। और सुधींद्र जी, इसमें आप कोई राजनीतिक साजिश ना देखें, मेरी आपको सलाह है। या तो आप बोल राजनीतिक साजिश ना देखें, मेरी आपको सलाह है ये बात। देखिए, मैं अपनी बात, अगर आप मुझे बुलाए हैं तो मैं अपनी बात कहने का मुझे मौका दीजिए। नहीं तो आप कह लीजिए हमारी तरफ से। आपने तो वैसे ही दे दिया है अपने आप परिणाम, तो हमारी जरूरत क्या थी इसमें? मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी साहब जब से बीजेपी के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट हुए हैं, इनके साथी घटते चले गए हैं। यहां तक कि आज इनके पास केवल 1.5 सहयोगियों के तौर पर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब इस समय देश के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं। वो देश को बांटने का काम करेंगे और इनको सहयोगी नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि जयललिता की पार्टी, जिस पर ये बहुत आशाएं लगाए थे, उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है प्रधानमंत्री। उन्होंने भी दावा ठोक दिया। बहुत अहम बात सुधींद्र भदौरिया आप करें। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो आरोप यहाँ लगाया, कंट्रोवर्शियल, दोहराव पैदा करने वाले, क्या ये चीज आड़े आने वाली है? जब ये अतिरिक्त 40-50 सीटों की बात होगी तो संभवतः वहां आते आते जो है उनका कारवां रुक जाएगा। प्रेम शुक्ला, देखिए, 161 सीटों पर अटल बिहारी वाजपेयी सारे सेकुलर दलों के लिए अस्पृश्य थे। 180 का आंकड़ा आते ही सारे लोगों ने उनको स्पृश्य मान लिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी 200 का आंकड़ा पार करेंगे, जयललिता साथ आ जाएंगी, बीजू जनता दल साथ आ जाएगा, मायावती भी टैक्टिकली साथ आएंगी, कांग्रेस को आप भी बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं वैसे शुक्ला साहब। करती रही, ये मायावती का इतिहास है। जैसे ही 200 सीटें नरेंद्र मोदी ने क्रॉस की, वैसे ही सारे के सारे तथाकथित सेकुलर दल जिनको राज्यों में कांग्रेस से चलिए, मैं जल्दी से अपने पैनलिस्ट से पूछता हूं, प्रेम शुक्ला, संक्षिप्त में बताइएगा, क्या 200 के पार करते ही तमाम लोग जुड़ जाएंगे? संक्षिप्त में बताइए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने मोदी है। वो समय अलग था जब अटल जी थे। और जहां तक प्रेम शुक्ला जी की बात है, मैं कह रहा हूं कि मोदी के नाम से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी एक हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बिहार में जनता दल का भी झुकाव मोदी की तरफ हो जाए, अगर 225 का आंकड़ा आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड का भी, त्यागी साहब, ऐसा हो सकता है? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अगर 200 का आंकड़ा पार हो गया तो आपका भी झुकाव हो जाएगा। खड़े हो गए। ऐसा अगर आप मुझे बोलने का आधा मिनट का मौका दे तो मैं अपनी बात कहूं। जी, आधा मिनट। हाँ, नहीं, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दें, आप थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। हम लोग जो हैं, चलिए बताइए आपका सवाल। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर 200 का आंकड़ा पार कर गया, 200 का आंकड़ा पार कर गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का, तो जनता दल यूनाइटेड वापस फोल्ड में आ सकती है। क्या यह संभव है? सीधा सवाल। सरकार नहीं बचेगी बिहार में। जनता दल, अब वही है, मुझे बताना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड कब आया था? तब आया था जब सारे विवादास्पद मुद्दे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अडवाणी जी ने, श्री नीतीश कुमार, शरद यादव और श्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के गुड गवर्नेंस का एक एजेंडा बनाया था। विवाद के मुद्दे छोड़ दिए थे। वो सारे विवाद के मुद्दे श्री मोदी जी ने
चाहे राम मंदिर का मामला हो, हाँ। चाहे धारा 370 का हो, और चाहे विभिन्न वर्गों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, वो सारे मामले जब दोबारा उठ गए हैं, हाँ। ना डीएमके आएगी, ना अन्ना डीएमके आएगी, ना बीजेडी आएगी, सबके सब 30 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मगर ये अगर तमाम मुद्दे त्यागने को, त्यागी साहब मैं आपकी बात समझ गया, मगर अगर तमाम मुद्दे त्यागने को तैयार होंगे ये जिनका जिक्र त्यागी साहब कर रहे हैं, नलिन कोहली, नहीं हो सकता है कि त्यागी साहब जो हैं उन्होंने शायद एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रखी होगी, क्योंकि उनको तो पता है कि आगे नहीं मेरा सीधा सवाल है नलिन, सीधा सवाल है, कटाक्ष नहीं, सीधा सवाल, क्या ये तमाम विवादास्पद मुद्दों को नरेंद्र मोदी ताक पर रखने को तैयार हैं? त्यागी साहब आपके साथ वापस आ सकते हैं। मोदी जी लगातार आप दिखा रहे हैं कि हर सर्वे में बढ़ते जा रहे हैं, 210 से लेके 225। नलिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। 225 सीट तक आपने दे दिए। मैंने पहले कहा कि ये जो है लहर अभी नहीं है, हवा है, लहर तो बननी है। हो सकता है ये फिगर इससे कहीं ऊंची हो, और त्यागी साहब और सब अपने अधिवेशन में ये चिंता करे कि वो क्यों नहीं रहे एनडीए के, क्यों नहीं रहे। जी अलका। कोहली जी बोल रहे हैं कि ये हवा है, अभी लहर होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बात को लेकर ये दिल्ली पे भी आश्वस्त थे, लेकिन दिल्ली पर किस तरह से मतलब बीजेपी को पीछे रखा गया है, वो बात भी इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी, और ये भी ध्यान रखनी होगी बात कि आम आदमी फैक्टर क्या दिल्ली के बियॉन्ड जा सकता है, ये भी अपने आप में एक अहम फैक्टर होगा। महेंद्र भाई। बिल्कुल नहीं, बीजेपी के आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये 180-200 का जो मामला है, बीजेपी कभी 180 से ज्यादा ले नहीं आई है, और मुझे कोई लहर नजर नहीं आ रही है। नलिन जी ठीक कह रहे हैं। और तीसरी बात ये कि ये नलिन जी तो कह रहे हैं हवा है, लहर आने वाली है। हाँ, वो मैं नहीं, वो देखा जाएगा तब की बात। ये सारी जो है डिस्कशन शहरों के वजह से है, कहाँ तक गांव का आदमी इसमें बोल पाएगा हमें पता नहीं है। और इसमें कांग्रेस की उम्मीद है, गांव की संभवतः सर्वेस गांव के साथ नाइंसाफी करते हैं। देखिए, जहाँ तक हवा और लहर की बात है, मैं कोहली जी को ये कहना चाहूंगा कि कम मई 20। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस की उम्मीद गांव से है? बिल्कुल है, गांव से भी नहीं, पर अभी तो चुनाव का अभियान अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और ऐसा ना हो कि कोहली जी को भूकंप सहना पड़े। चलिए, मगर कांग्रेस को ये सवाल पूछना पड़ेगा। मैं तमाम पैनलिस्ट से मैं बात करूंगा, मगर कांग्रेस को ये सवाल खुद से भी करना होगा, कहीं ऐसा ना हो ना खुदाई मिले ना विसाल सनम, क्योंकि गांव इनकी ताकत रही है। सामाजिक सरोकार की योजनाएं इन 4 राज्यों में ध्वस्त हो गई हैं। एंटी इनकम्बेंसी केंद्र का इन पे फैक्टर किया इन चारों राज्यों में। दिलचस्प चर्चा जारी है मेरे तमाम पैनलिस्ट के साथ। बड़ी खबर ये कि बीजेपी 200 के आंकड़े को पार कर रही है, और ये अप्रत्याशित है, बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।